जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आखिरी लेक्चर है। एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था उसका आखिरी लेक्चर है और कल आप लोगों का एग्ज़ाम भी है। तो सबसे पहले तो एकदम शांत रहिए, स्थिर रहिए और आप सभी को जितने भी कल अपीयर हो रहे हैं मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। भगवान आप सभी को एग्ज़ाम में शक्ति प्रदान करे, आप बुद्धिमान बने रहें, ऐसी कामना है मेरी ईश्वर से। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से जाइए और बढ़िया से परीक्षा को पूरा करके आइए। 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होना है, तो ऐसा ना हो कि आप एक शिफ्ट का परीक्षा दे के नर्वस हो जाएं कि ये तो मेरा नहीं हुआ अच्छा, तो उस चक्कर में आपका अगला भी शिफ्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों का तीनों शिफ्ट में आपको अपना 100% देना है। बस ये समझ लीजिए कि आप पिछले 1 साल में या 2 साल में या 6 महीना में या 4 महीना में क्या पढ़े, जो भी पढ़े और जो भी सवाल आएगा उसको 100% सही करने का कोशिश करना है। ठीक है, अब तो सोचने समझने का वक्त नहीं है, नर्वस होने का तो वक्त एकदम नहीं है। तो आराम से जाइए और स्थिर से परीक्षा दे के आइए। आज हम लोग एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन का आखिरी सीरीज़ देखेंगे। तो अब बस शांति से चुपचाप बैठ के वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, अच्छा से देखिएगा। बने तो ठीक, ना बने तो ठीक। हाँ, ये होगा कि बहुत सारा फॉर्मूला आपको रिवाइज हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। ठीक है, तो शेयर और लाइक मारना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। कोई भागा दौड़ी नहीं, अब भागा दौड़ी ख़त्म। कल आपका एग्ज़ाम है, बढ़िया से जाइए, सेंटर पे पहले पहुंचिए। वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात सही है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, मानसिक दबाव होता है, ये बात एकदम सही है। अब कोई कुछ भी बोले कि हम टेंशन में नहीं हैं, हम तो चिल रहते हैं, आई एम अ कूल गाय, सब फर्जी का बात है। तनाव होता है तो रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। आप कोशिश करें कि तनाव में ना रहें। पेपर आए आप उसको अच्छे से दीजिए, अपना नाम, रोल नंबर सब ठीक से भरिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सब अच्छे से भरिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है और इसमें रंगने वाला में अगर आप मिस्टेक कर जाएंगे तो हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो जाए, आंसर शीट चेक ही ना हो। तो इन सब बातों का खास ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। पूरा फोकस स्टडी विथ अभी की ओर से एकदम बढ़िया से जाइए और बढ़िया से परीक्षा दीजिए। हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है कि आपको इस चैनल के माध्यम से मैक्सिमम चीज़ें आप तक पहुंचाई जाए। तो एकदम बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम परीक्षा जो है ना, ये आप समझिए कि आपका जीवन का परीक्षा है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको भी मालूम है कि आपका जीवन संवर जाएगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आपके समाज में आपका मान सम्मान काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। आपके पापा मम्मी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, बोले कि ना भाई बेटवा नौकरी में है, बच्ची मेरी नौकरी में है। तो इन सब बातों का ख्याल रखिए और एक इंसान को इन्हीं सब चीज़ों से हमेशा मोटिवेशन मिलती है। जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं वो क्यों मोटिवेटेड रहते हैं, वो उनको अपनी स्थिति का अंदाज़ा होता है कि हम कहाँ हैं और कल हमको कहाँ रहना है। तो उनको अपना स्टैंड मालूम है, और जिनको अपना स्टैंड मालूम है उनको किसी की सलाह मशवरा की आवश्यकता नहीं है। वो अपना काम खुद ही अपने तरीक़ा से समझ बूझ के करता चला जाता है। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। एकदम बढ़िया से जाना दोस्त प्यारे, और अच्छे से एग्ज़ाम देना। गलती
करने का कोशिश मत करना, तुक्का मत लगाना, क्योंकि 2 दिन एग्ज़ाम है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन किस टाइप का होगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता है। अगर आप गलती ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है, और ऐसा होता भी है, नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स घट जाएगा। अब शिफ्ट के हिसाब से भी होता है कि आपका शिफ्ट कैसा था। अब ये तो एग्ज़ाम के बाद ही मालूम होगा, लेकिन आप लोग बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम देने से पहले किसी के बातों में नहीं आना है कि क्वेश्चन कैसा रहेगा या कैसा था। आपको तीनों शिफ्ट का पेपर दे के उसके बाद आपको जो भी डिस्कशन करना होगा आप कीजिएगा। पहला शिफ्ट दे के निकलिए, एकदम शांत रहिए, किनारे रहिए, चुपचाप रहिए। दूसरा शिफ्ट दे के निकलिए, एकदम शांत रहिए। तीसरा शिफ्ट दे के निकलिए, उसके बाद आपको जितना डिस्कस करना होगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि कोई बच्चा आपके साथ का है और वो एग्ज़ाम दे के निकला और वो बोलेगा आपको कि भाई हम ना 98 क्वेश्चन बनाए। अब आप कहेंगे ये 98 बनाया, और वो बोलेगा भी काफ़ी आसान था सवाल और हम 98 बना के आए। अब आपके दिमाग में एक अलग सा खुमार चढ़ जाएगा कि हम तो 80 बनाए, हम तो 90 बनाए, ये लोग तो 98 बना रहा है। तो उन सब बातों पे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। हाँ, अब आप तीनों शिफ्ट का पेपर दे लिए हैं, उसके बाद आपको जितना डिस्कस करना है कीजिए। कोशिश करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सवालों को किया जाए और मैक्सिमम आंसर सही हो, रेयर गलत हो तो चलेगा, ठीक है। ऐसा ना कि आप 100 सवाल बनाएं और उसमें से आपका 70 सही है और 30 गलत है तो आप वैसे ही बाहर हैं, ठीक है, क्योंकि फाइटिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के सेशन। 2 सवाल आपके सामने है अलजेब्रा से, एकदम आसान है, लोड नहीं लेना है। सवाल देखने में मुश्किल है, आप सिर्फ समझिए, ठीक है। तो ये सवाल कहता है कि यदि समीकरणों 4x + 3y + 5 बराबर 0 और 10x - ky - 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है। ये जो 2 इक्वेशन है ना, इसमें इन दोनों का नो सॉल्यूशन है, कोई हल संभव नहीं है। तो k का वैल्यू कितना होगा? एक बार इक्वेशन मिला लें, 4x + 3y + 5 और 10x - ky - 7, ठीक है। तो जब इक्वेशन का कोई हल नहीं होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर इक्वेशन का कोई हल नहीं है तो उसका फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, 4x + 3y + 5 बराबर 0 है और 10x - ky - 7 बराबर 0 है। क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 4x + 3y और बराबर के उस साइड ले जाए 5 को तो हो जाएगा -5, ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्या इस इक्वेशन को 10x - ky बराबर 7 लिख सकते हैं? बराबर 7 लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो a1/a2, तो a हमारा 4 है और a1 हमारा 4 है और a2 हमारा 10 है, तो हम लिखेंगे 4/10 बराबर b2 हमारा 3 है, b1 हमारा 3 है और b2 हमारा -k है। b1 हमारा 3 है और b2 हमारा -k है। हमें k का वैल्यू चाहिए, तो इतना से मेरा k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 2 दूना 4 और 2 बचे 10, ये -2k बराबर 5 तिया 15 होगा और k का वैल्यू ये 7.5 -7.5 हो जाएगा। तो सीधा आपको -7.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जब इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा तो ये वाला सूत्र आपको याद रहना चाहिए, ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। एकदम आसान सवाल है लीनियर इक्वेशन से, तो ये आपको ना याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, दूसरा वाला सवाल, इसको आप लोग समझ गए, मेन इसमें ये इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल, ध्यान से देखिएगा कितना अच्छा से सवाल को डिजाइन किया है।
4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 49z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, नीचे क्या है 2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 3y माइनस 7z का होल क्यूब प्लस 7z, ये z है ना, ये z है, 7z माइनस 2x का होल क्यूब। तो इसका वैल्यू क्या होगा? आपको एक चीज़ मालूम है कि ये कुछ और नहीं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है। ये भी नीचे भी उसी फॉर्मेट में है। ऊपर और नीचे के इक्वेशन को अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, यहाँ 9y स्क्वायर है, यहाँ पे 3y है। मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऊपर में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आगे जाके ये सारा का सारा ऊपर नीचे कट जाएगा, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा। अब आपको ये चीज़ मालूम है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होता है? 3abc होता है। ये आपको मालूम है। अब ये आपको मालूम है तो ये आसानी से बन जाएगा। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? ये a क्यू है प्लस b, a क्यू है प्लस b क्यू है प्लस c क्यू है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3abc। नीचे भी हमारा सेम फॉर्मेट में है, a क्यू है, b क्यू है, c क्यू है, तो नीचे भी हम क्या लिख देंगे? 3abc। तो ऊपर का 3 और नीचे का 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बच जाएगा, जो बच जाएगा, क्या बच जाएगा उसको हम इधर लिखते हैं ना। एक बार ना ऑप्शन को मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, ऑप्शन को मिटा देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है ना। ठीक है, तो मेरा क्या बच जाएगा अब आप ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 3abc, abc मतलब 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, b 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर और 49z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ये मेरा ऊपर हो गया 3abc और नीचे भी मेरा इसी फॉर्मेट में है, तो यहाँ भी हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7z और 7z माइनस 2x, ये मेरा बचेगा। और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यही चीज़ हम आपको बोले। अब जरा ऊपर ध्यान से देखिए, ऊपर अब ध्यान से देखिए, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है, 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर है, 49z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है। किसी एक टर्म को आपको समझाते हैं। क्या इसको हम 4x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y को हम 9y स्क्वायर को हम 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे। और जब इसको आप ध्यान से देखिए, और सारा का सारा ना इस तरीका से लिखा जा सकता है। 9y स्क्वायर को हम 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे, 49z स्क्वायर को हम 7z का होल स्क्वायर लिखेंगे, 49z स्क्वायर को हम 7z का होल स्क्वायर लिखेंगे और 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में है? तो आप कहेंगे सर एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और इंटू होता है a माइनस बी। बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, एकदम आसान भी है, अच्छा भी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। ठीक है, मतलब 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर के जगह पे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। ठीक है, और सब मल्टीप्लाई में है तो ये 2x माइनस 3y इससे कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 2x प्लस 3y। अब इसको जब लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3y प्लस 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3y प्लस 7z इंटू 3y माइनस 7z। तो 3y माइनस 7z ऊपर से नीचे कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा, जैसे यहाँ बचा 2x प्लस 3y, उसी तरीक़ा से यहाँ बच जाएगा 3y प्लस 7z बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 7z
प्लस 2x इंटू 7z माइनस 2x। तो 7z माइनस 2x ऊपर नीचे से कट जाएगा, क्या बच जाएगा 7z प्लस 2x, और यही मेरा क्या हो जाएगा सर उत्तर हो जाएगा। 2x प्लस 3y इंटू 3y प्लस 7z इंटू 7z प्लस 2x, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। एक आपके सामने एग्जाम में जो सवाल आएगा पहले उसको समझिएगा कि ये कहता क्या है, और ऐसा नहीं कि 1 घंटा देना है समझने में, थोड़ा फुर्ती दिखाना है, थोड़ा अटैकिंग मोड में रहना है, अपने आप को वहाँ पे तेज रखना है कि अच्छा ये है, ऐसे ऐसे बनेगा। अब जैसे कि ये सवाल है, लिखा हुआ है कि समीकरण का कोई हल संभव नहीं है, तो वो फॉर्मूला एकदम खटाक से दिमाग में घूम जाना चाहिए। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, वो दिमाग में घूमना चाहिए, फटाक से मेरा सवाल बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों सवाल आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सेट में नहीं था, फिर भी लगा कि ज़रूरी है तो हम बता दिए। 3 फॉर्मूला आपके दिमाग में यहाँ से गया, एक इसका और 2 फॉर्मूला इसमें लगा। ठीक है, इन 2 सवालों को ध्यान से देखिए। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। तो सबसे पहले इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि कोट a प्लस बी इंटू कोट a माइनस बी बराबर 1 हो तो कोट 2a/3 का मान कितना होगा। आप ऑप्शन में देखिए सबसे पहले कि √3/2 और √2/3, ये 10 और कोट के चार्ट वाला में नहीं आता है। ठीक है, या तो √3 होगा या तो 1/√3 होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये साइन में आता है, ये तो साइन में आता है और ये कहीं नहीं आता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है ये। ठीक है, तो अगर कोट का कोई भी वैल्यू हम पुट करना चाहें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, तो कभी भी √3/2 नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इन दोनों को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दें, अगर ना भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। आप जरा ध्यान से देखिए कि ये कौन सा कंडीशन है। क्या ये कोट a इंटू कोट b नहीं है? क्या कोट a इंटू कोट b नहीं है? या 10a बराबर कोट b वाला फंक्शन नहीं है? तो उस केस में a प्लस b का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और जब मामला आपका कोट में हो या 10 में हो या कोट या 10 में हो, तो सिंपली आप देखिएगा कि अगर हम a का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दें तब भी मेरा मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिग्री में 2 वेरिएबल है a और b, अगर हम एक को 0 बना दें तब भी मेरा काम बन जाएगा। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको a का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दीजिए, ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, b हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोट a 45, कोट a मतलब कोट 45 1 और कोट 45 1 इंटू 1 होगा। अब सिंपली इसको इस a के वैल्यू को यहाँ पे रखिए, कोट 2a क्या है? कोट 2, और a की जगह पे 45/3, 3 से काटिए 15 बार में, 15 दूना 30, मतलब कोट का 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। सिंपल आंसर मिल गया आपको। इस सवाल को आप देखिए, इस सवाल को बताते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, बस अब ध्यान से समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, ये बात मुझे मालूम है। बहुत लोगों का फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि सर कैसे कैसे पढ़े, उनको हम लोग बताते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है। अब इस सवाल को देखिए, क्या है ये? कोट थीटा -1/tan थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही बात है। ठीक है, यही बात है मेरा। ये भागा में है कि गुना में है? भागा में है। ठीक है, भागा में है, भागा में रहने दीजिए। आप इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। आप कोशिश करेंगे कि हम थीटा का वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो आपके सामने मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में साइन कोस है। ठीक है, अगर आप 45 डिग्री रखना चाहें तो भाई कोट 45 1, tan 45 1, यहाँ पे 1 में 1 गया 0,
जीरो बाय समथिंग जीरो, मतलब ये पूरा इक्वेशन जीरो। अगर आप देखिए कि किसका वैल्यू जीरो आता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसका बेसिक ही इतना आसान है। ये जो आपको कोट -1/10 दिख रहा है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को इसको या तो आप कोट में चेंज कर दो या तो 10 में चेंज कर दो। तो अगर 10 में चेंज कर देंगे तो ये कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/10, मतलब कोट थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1/10 थीटा और माइनस में 1। और तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में आ जाएगा मेरा 10 थीटा। कहीं हम गलत तो नहीं किए ना, कहीं स्क्वायर है क्या, किधर गया सवाल। ओ वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे ना 1 - 10 थीटा है, यहाँ पे 1 - 10 थीटा है। ठीक है, अब ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/cot थीटा -1, 1/10 थीटा -1 ये आएगा। और ये क्या हो जाएगा 1 - 10 थीटा अपॉन 10 थीटा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम लिखेंगे 10 थीटा -1 अपॉन 1 - 10 थीटा और इनटू में ये वाला 10 थीटा। और आप देखेंगे कि ये से ये हमारा उड़ जाता है, क्या बचता है 1/10 थीटा। तो भाई इसका वैल्यू क्या मिला 1/10 थीटा। इसके लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करना था, आप ये चीज़ समझ सकते थे कि ये क्या होगा, ये ऊपर से नीचे कट जाएगा। तो इसका आया 1/10 थीटा। भागा है, भागा को रहने दीजिए। अब थोड़ा इसको निपटा लेते हैं। तो भाई नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 1 + cos थीटा आएगा इंटू साइन थीटा होगा। ऊपर क्या होगा साइन इंटू साइन, साइन का स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा a + b का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 cos थीटा इंटू 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा और 1 + 1 2 होगा। मतलब ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 + 2 cos थीटा। इसको हम अब ये लिख सकते हैं और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। देखिए एक बार अब ना इसको हम 1/10 थीटा को क्या लिखेंगे cot थीटा, और cot थीटा क्या होता है cos थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि आंसर साइन कोस या सेक में होगा। ठीक है, भागा ऊपर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, सब कट जाएगा, ये सब देखते ही काट देना इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा उड़ गया, क्या बचा 2/sin थीटा और ये भागा में है तो पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा। साइन से साइन गया, क्या बचा cos थीटा बाय 2 हमारा उत्तर हो गया। कितना आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल था। ठीक है, तो इस तरीक़े से आपको सवाल को सोल्व करना होगा, टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझते जाइए। अगर ये सवाल आपसे बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि एकदम यही सवाल छप जाएगा, और अगर छप भी जाएगा तो आप यहाँ से समझने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, 2 सवाल को देखिए, एक सवाल आपका एरिया से है और एक सवाल आपका वॉल्यूम से है। एकदम आसान सवाल है, कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 448 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कई तरीक़ा से इस सवाल को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, रेशियो मेथड से भी हम लोग तोड़ सकते हैं आसानी से, लेकिन बेसिक मेथड ही इसका आसान है, सारा आसान है, बल्कि बेसिक से आपको थोड़ा सा मुश्किल रेशियो लगेगा, एकदम आसान है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि इसका चौड़ाई x है, अगर इसका चौड़ाई x है
तो इसका लंबाई कितना होगा, चौड़ाई से 12% अधिक, मतलब 112/100x। और लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। कट जाएगा 112 से 4 बार में, और ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 100 गुने 4 400, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 400 है तो x बराबर कितना आएगा 20, और 20 ही तो हमारा चौड़ाई है। खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सवाल था। इस सवाल को देखिए, कहता है कि 2 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर किसी घन की सभी बारही सतहों को रंगने की लागत 588 रुपया है, तो घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करिए। क्यूब को आप जब रंगिएगा तो उसका कितना सतह होता है, 6 सतह होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया को रंगना है, और टोटल सरफेस एरिया को रंगने में जो खर्चा आया वो 588 रुपया है, और चार्ज क्या है रंगने का, 2 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर रंगता है। तो अगर हम 588 को 2 से भागा दे दें तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर कलर हुआ है ये निकल के आ जाएगा, और कितना सेंटीमीटर स्क्वायर कलर हुआ है इसका मतलब ये है कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो एकदम आसान है, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया बराबर 588/2, कितना हो जाएगा ये 294 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इसका टोटल सरफेस एरिया है। और सर क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a², और 6a² बराबर क्या दिया है 294। 6 से काट दीजिए, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 6 नंबर 54। a² का वैल्यू 49 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 7। अब बोला है कि घन का आयतन कितना है, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है a³। a बराबर 7 है तो a³ बराबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7 का क्यूब 343, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान था, ऐसे ही तो आपको समझना है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से, टेंशन मत लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सिर्फ देखिए इन 2 सवाल को, देखिए आपके सेट में है ये सवाल। ठीक है, जो आपका एक्सपेक्टेड 100 का सेट है उसमें है दोनों सवाल। कहता है कि सबसे पहले इसको देख लेते हैं। कहता है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर अंश और हर में उसका मान 4 होता है, तो भिन्न का अंश होगा। देखिए अगर फ्रैक्शन पूछता तो ऑप्शन से ही हम लोग ट्राई कर लेते, फ्रैक्शन ना पूछ के सिर्फ अंश पूछा है, न्यूमरेटर कितना होगा वो पूछा है, तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन मान लीजिए x और y है, तो x में भी 1 जोड़े और y में भी 1 जोड़े, तो ये कितना हो गया सर 2 हो गया। अब जरा इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2y + 2, ये कितना हो जाएगा 2y + 2 बराबर x + 1। ठीक है, अब क्या हम इसको लिख सकते हैं 2y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x - 2y, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1 होगा। ये होगा मेरा पहला इक्वेशन। 2 इक्वेशन बनता है इसमें हमेशा। अब की बार 1 घटा देना है, मतलब x - 1/y - 1, तो ये मेरा 4 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y - 4 बराबर x - 1। फिर से 4y को उधर ले जाएंगे तो x - 4y बराबर -4 में +1 गया तो सर -3। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, आपको ना x का वैल्यू चाहिए तो y को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो x - 2y है और x - 4y है, यहाँ पे =1 है, यहाँ =-3 है। तो अगर y को हटाना है और दोनों माइनस में है तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटाना होगा, क्योंकि घटाने में साइन बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और y को करना होगा बराबर। तो
यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर में यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 4y प्लस 4y आपका कैंसिल हो जाएगा और 2x में x जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा सर, x बच जाएगा और ये 2 और माइनस माइनस प्लस x का वैल्यू आपका 5 निकल के आ जाएगा। सीधा आंसर हो गया। ठीक है, एकदम आसान था ये। अब चाहे तो y का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, अब चाहे तो फ्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल पे आइए। ये तो आसान था, ये वाला अच्छा सवाल है, ये वाला अच्छा सवाल है। ठीक है, कहता है, ध्यान से समझिएगा कि कहता है कि यदि a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z है तथा b स्क्वायर बराबर ac है तो y का वैल्यू कितना होगा। कैसे सॉल्व होगा, इनका वैल्यू को कांस्टेंट करना होगा। मतलब आपको ये लिखना होगा a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z बराबर मान लिए कि। ठीक है, अगर हम यहाँ से a का वैल्यू निकालें तो a बराबर हो जाएगा k का पावर 1/x, b बराबर हो जाएगा k का पावर 1/y और c बराबर हो जाएगा k का पावर 1/z। ये चीज़ निकल के आया। अब दिया हुआ है क्या, b स्क्वायर बराबर ac। अब जरा इसका, अब आप सबका वैल्यू रखिए। b का वैल्यू क्या है, k का पावर 1/y और b स्क्वायर है, मतलब b स्क्वायर बराबर हो जाएगा k का वैल्यू 2/y बराबर a का वैल्यू क्या है, k का पावर 1/x। देखिएगा इसमें घातांक और करनी का रूल लगेगा। ठीक है, और c बराबर है k का पावर 1/z। अब जरा ध्यान से देखिए, बेस बराबर है तो पावर को जोड़ देंगे, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, k का पावर 2/y बराबर k का पावर 1/x प्लस 1/z। ठीक है, ये लिखेंगे। अब जब दोनों तरफ बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, मतलब ये हो जाएगा 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। आराम से समझ, डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे भाई तो ये 2/y बराबर z प्लस x अपॉन xz। अब ना हमको y का वैल्यू चाहिए, हमको y का वैल्यू चाहिए, तो y को इधर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 2xz अपॉन z प्लस x। ये किस में है, डी नंबर, डी हमारा क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, एकदम आसान भी है और इसी तरीका से इसको सॉल्व करना होगा। इसके अलावा आप अगर ये चाहेंगे कि हम इसमें वैल्यू पुट कर दे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये इसी तरीका से होगा, इसी बेसिक मेथड से होगा। ठीक है, इन दो सवाल को देखिए, एकदम आसान सवाल है। सबसे पहले इसको निपटाते हैं, छोटा को। कहता है कि सरल करें 7√48 प्लस 7√147, 7√48 प्लस 7√147 को कैसे तोड़ेंगे। देखिए, रूट के अंदर जो वैल्यू है ना, उसको यहाँ पे कितना है, 48 है। 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 तिया 48, 16 गुना 3। और रूट 16 का वैल्यू कितना, 4, मतलब यहाँ से 4 सते 28 √3 मेरा बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे भी है 7 और रूट अंडर 147। 147 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 तिया 147। ये सब एकदम सेट होता है, 49 तिया 147, 49√49 मतलब 7 और 7 × 7 49, तो ये हो जाएगा 49√3। अब इन दोनों को जरा जोड़ दीजिए तो 8 7 15 7 7 7, 77√3 आपका क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा 77√3। एकदम आसान सवाल था। ठीक है, एकदम इजी सवाल था। अब इस सवाल को तोड़ते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का मिक्सचर का सवाल है। कहता है कि किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और टीन, तीन चीज है, जस्ता है, तांबा है
और टीन है। इनका जो रेशियो है वो है 2:3:1 है। ठीक है। और जो दूसरी मिश्र धातु है उसमें तांबा, टीन और सीसा है। क्या है? तांबा है, टीन है और सीसा है। इनका आपस में रेशियो क्या है? 5:4:3। अब बोल रहे हैं ना कि इन दोनों का बराबर वेट लेके मिला देना है, और मिलाने के बाद जो एक तीसरा धातु बनेगा जिसमें ये सब होंगे, उसमें सीसा का वेट पर केजी क्या होगा। ठीक है। अब ध्यान से बोलिए, समझिए। कहता है कि मिलाना है, दोनों का इक्वल वेट लेना है, बराबर वजन लेना है। तो मान लेते हैं कि जो पहला टाइप का मिक्सचर है उसमें 2 केजी जस्ता है, 3 केजी तांबा है और 1 केजी टीना है। तो टोटल कितना किलो है सर? 3, 2, 5 और 1 6 किलो है। ठीक है। जो दूसरा वाला धातु है, दूसरा प्रकार का, उसमें मिक्सचर है 5 किलो तांबा है, 4 किलो टीना है और 3 किलो सीसा है। टोटल कितना केजी है? 5, 4, 9 और 3 12 केजी। पहला वाला है 6 केजी, दूसरा वाला है 12 केजी। अब भाई दोनों का ना बराबर वजन लेना है। इसका भी 6 ले लें, इसका भी 6 ले लें, नहीं तो इसको 12 बना दे और इसका भी 12 किलो और इसका भी 12 किलो ले लें। तो हम क्या बोलें? बराबर मात्रा लेना है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी मेरा हो गया 12 किलो। ठीक है। इन सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा, इन सब से कोई मतलब नहीं, टोटल वजन से मतलब है। अब पहला से लिए 12 किलो और दूसरा से लिए 12 किलो, तो भाई मेरे टोटल मेरा मिक्सचर कितना हो गया? 24 किलो का। 12 किलो इसका, 12 किलो इसका। उसमें सीसा निकालना है। तो भाई इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना, तो सीसा तो मेरा 3 ही केजी रहेगा। तो 24 में 3 रहेगा सीसा, मतलब 1/8 पर केजी सीसा का अनुपात 1/8 रहेगा। तो 1/8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सेशन को यही तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बार फिर से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। ईश्वर से मेरी प्रार्थना यही है कि आप लोगों का दिमाग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा तरीक़ा से वर्क करे, आप हर एक सवाल को, मैक्सिमम सवाल को बना के आ सके। जो लोग अच्छा से मेहनत किए हैं ईश्वर उनका साथ दे, बाकी जो फांकी मारे हैं उनका भी ईश्वर साथ दे। देखिए बहुत ऐसे लोग हैं, पूरा मत मानिएगा, बहुत ऐसे, यार हम ना सच बोलने से हिचकते नहीं हैं, निकल ही जाता है बाहर। बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, तो उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे और सब कोई एग्ज़ाम में अच्छा करके आए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा। और एक बार फिर से आप सभी को वेरी बेस्ट ऑफ लक।